हेलो फ्रेंड्स, क्विक लर्न ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल एमसीक्यू क्वेश्चंस जो आपकी बहुत हेल्प करेंगे आपके महा ट्रांसको के एई के एग्जाम के लिए, क्योंकि बहुत जल्दी आपके महा ट्रांसको का एई का एग्जाम होने वाला है। तो उसके लिए मैं एक क्विक रिवीजन सेशन आपके लिए लेकर आई हूँ जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ और उनका फुल एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको यहाँ पे दूंगी। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्शनल ओवर करंट रिले इज यूज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ। डायरेक्शनल ओवर करंट रिले का यूज हम किस चीज की प्रोटेक्शन के लिए करते हैं? लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, लार्ज पावर ट्रांसफॉर्मर, रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन और रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डायरेक्शनल ओवर करंट रिलेस क्या होते हैं, और इनका यूज बेसिकली हम करते हैं रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए, यानी सी इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन डायरेक्शनल ओवर करंट रिलेस क्या होते हैं ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि कई बार क्या होता है सेम यही क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। इसीलिए मैं आपको एक पर्टिकुलर का आंसर बताने के साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी दूंगी, जिससे आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक का आगे और पीछे की सारी चीजें क्लियर हो जाएं। देखो, जो डायरेक्शनल ओवर करंट रिले होते हैं वो बेसिकली पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराने के लिए यूज किए जाते हैं पावर सिस्टम में। फिर से एक बार मैं आपको बताती हूं, जो डायरेक्शनल ओवर करंट रिले होते हैं उनका यूज किया जाता है एक्सेसिव करंट फ्लो करने के लिए पर्टिकुलर डायरेक्शन में पावर सिस्टम की। इस रिले में दो एलिमेंट्स होते हैं। एक होता है डायरेक्शनल एलिमेंट जो करंट की डायरेक्शन बताता है विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस वोल्टेज, और जब ये करंट एक पर्टिकुलर प्री डिटरमाइंड डायरेक्शन में फ्लो होता है तो उससे बहुत अदर एलिमेंट भी इनेबल हो जाते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ ये जो हमारा ओवर करंट रिले है उसमें टैप और टाइम डायल भी होते हैं जो हमारे नॉन डायरेक्शनल ओवर करंट रिले में होते हैं। तो डायरेक्शनल ओवर करंट रिले क्या होता है? पावर सिस्टम में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराने के लिए हम यूज करते हैं। इसका बेसिकली यूज किया जाता है प्रोटेक्ट करने के लिए रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। इसमें हमारे पास एक डायरेक्शनल एलिमेंट होता है, उसके अलावा टैप और टाइम डायल्स होते हैं जो नॉन डायरेक्शनल ओवर करंट रिले में भी पाए जाते हैं। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर यूजिंग डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज ट्रू। ट्रांसफॉर्मर को प्रोटेक्ट करना डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम के तहत, उसमें हमारा ट्रू पेयर कौन सा होना चाहिए? यहाँ पे 4 पेयर दिए हैं, पेयर 1, 2, 3, 4। डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम के तहत ट्रांसफॉर्मर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो हमारा पेयर होना चाहिए वो पेयर नंबर 3 होना चाहिए, जिसमें पावर ट्रांसफॉर्मर का कनेक्शन स्टार और डेल्टा में होना चाहिए। स्टार और डेल्टा का मतलब है प्राइमरी वाइंडिंग स्टार में कनेक्टेड होनी चाहिए और सेकेंडरी वाइंडिंग डेल्टा में कनेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। ये आपको मालूम होगा अगर आपने ट्रांसफॉर्मर पढ़ा होगा कि स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन क्या होते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग स्टार में और सेकेंडरी वाइंडिंग डेल्टा में होनी चाहिए, और करंट ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी वाइंडिंग डेल्टा में और सेकेंडरी वाइंडिंग स्टार में होनी चाहिए। तो पेयर 3 इसका करेक्ट आंसर है, यानी सी। तो यहाँ पे देखिए पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। सी इसका करेक्ट आंसर है। मैंने आपको बताया कि पावर ट्रांसफॉर्मर स्टार टू डेल्टा में कनेक्ट होना चाहिए और करंट ट्रांसफॉर्मर डेल्टा टू स्टार में कनेक्ट होना चाहिए। ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि जो हमारे डिफरेंशियल रिलेज होते हैं उसमें हम बेसिकली कंपेयर करते हैं प्राइमरी करंट और सेकेंडरी करंट को पावर ट्रांसफॉर्मर के। अगर हमारे प्राइमरी करंट और सेकेंडरी करंट अनबैलेंस होंगे तो जो हमारा रिले है वो एक्चुएट करेगा और इंटर ट्रिप करेगा प्राइमरी और सेकेंडरी सर्किट ब्रेकर को ट्रांसफॉर्मर के। तो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम के तहत
पावर ट्रांसफार्मर को हम स्टार टू डेल्टा कनेक्ट करते हैं और करंट ट्रांसफार्मर को हम डेल्टा टू स्टार कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे स्टार टू डेल्टा का मतलब है प्राइमरी वाइंडिंग स्टार में और सेकेंडरी वाइंडिंग डेल्टा में, और करंट ट्रांसफार्मर में डेल्टा टू स्टार का मतलब है प्राइमरी वाइंडिंग डेल्टा में और सेकेंडरी वाइंडिंग स्टार में। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कंज्यूमर कंज्यूम 600 किलोवाट आवर पावर पर डे एट अ लोड फैक्टर ऑफ 0.5 विदाउट इंक्रीजिंग द मैक्सिमम डिमांड। If the consumer increase the load factor to 0.8, the consumption of energy in kilowatt hour would be। मान लीजिए एक कंज्यूमर है जो कंज्यूम करता है 600 किलोवाट आवर पावर पर डे एट ए लोड फैक्टर ऑफ 0.5। किस लोड फैक्टर में? 0.5 लोड फैक्टर में। विदाउट इंक्रीजिंग द मैक्सिमम डिमांड, मैक्सिमम डिमांड को बिना इंक्रीज किए हुए अगर कंज्यूमर इंक्रीज करे लोड फैक्टर 0.8, यानी मैक्सिमम डिमांड को इंक्रीज किए बगैर अगर कंज्यूमर लोड फैक्टर को इंक्रीज कर दे, 0.5 से 0.8 कर दे, तब एनर्जी में कंजम्पशन कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले एनर्जी कंजम्पशन निकालने के लिए सबसे पहले आपको लोड फैक्टर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। उसके बाद आप फाइंड आउट करोगे मैक्सिमम डिमांड कि इस लोड फैक्टर में मैक्सिमम डिमांड कितनी है। उसके बाद हम एवरेज एनर्जी कंजम्पशन निकाल पाएंगे। ठीक है, तो यहां पे देखिए सबसे पहले हमें लोड फैक्टर क्या होता है ये पता होना चाहिए। लोड फैक्टर इज अ रेशियो ऑफ एवरेज एनर्जी कंज्यूम्ड टू मैक्सिमम डिमांड। एवरेज एनर्जी में कंजम्पशन कितना हो रहा है और मैक्सिमम एनर्जी की डिमांड कितनी है, उसका रेशियो जो होता है वो कहलाता है आपका लोड फैक्टर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमें मालूम है। अब यहाँ पे कैलकुलेशन देखिए, यहाँ पे गिवन है लोड फैक्टर 0.5। जब लोड फैक्टर 0.5 है तब कितनी पावर कंज्यूम हो रही है? 600 किलोवाट आवर। एवरेज एनर्जी कंज्यूम्ड एट 0.5 लोड फैक्टर इज 600 किलोवाट आवर। ठीक है, तो लोड फैक्टर के इस वाले फॉर्मूले से हम मैक्सिमम एनर्जी कंज्यूम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे कैलकुलेशन देखिए, गिवन लोड फैक्टर इज 0.5। गिवन है लोड फैक्टर यहाँ पे क्वेश्चन में 0.5। कब है ये लोड फैक्टर? जब कंज्यूमर कंज्यूम 600 किलोवाट आवर एनर्जी पर डे। जब कंज्यूमर एवरेज एनर्जी कितनी कंज्यूम कर रहा है? 0.5 लोड फैक्टर में 600 किलोवाट आवर। ठीक है, तो इससे हम इन दोनों जो डेटा है उससे हम मैक्सिमम एनर्जी कंज्यूम निकाल सकते हैं लोड फैक्टर के इस वाले फॉर्मूले से। ठीक है, तो यहां पे हमने देखिए इस फॉर्मूले से मैक्सिमम एनर्जी कंज्यूम्ड निकाल ली। मैक्सिमम एनर्जी कंज्यूम्ड इक्वल टू एवरेज एनर्जी कंज्यूम डिवाइडेड बाय लोड फैक्टर। 600 डिवाइडेड बाय 0.5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1200 किलोवाट आवर। तो हमने मैक्सिमम एनर्जी कंजम्पशन जो है, डिमांड जो है वो निकाल ली। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दिया है विदाउट इंक्रीजिंग द मैक्सिमम डिमांड, यानी मैक्सिमम एनर्जी कंजम्पशन मैक्सिमम डिमांड को बिना इंक्रीज किए हुए अगर कंज्यूमर लोड फैक्टर को बढ़ा देता है तो मैक्सिमम एनर्जी कंज्यूम तो हमारी कांस्टेंट हो गई, लेकिन लोड फैक्टर अगर हम इंक्रीज कर दें 0.8 तब हमारा एवरेज एनर्जी कंज्यूम्ड कितनी होगी। तो उसके लिए फिर आप ये लोड फैक्टर वाला फॉर्मूला यूज करिए, इससे आप एवरेज एनर्जी कंज्यूम निकाल सकते हो। तो एवरेज एनर्जी कंज्यूम्ड इक्वल टू लोड फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम एनर्जी कंज्यूम्ड। मैक्सिमम एनर्जी कंज्यूम्ड हमारी कांस्टेंट है जो हमने यहाँ पे निकाल ली है। तो देखिए लोड फैक्टर अब कितना हो गया? 0.8। मैक्सिमम एनर्जी कंज्यूम्ड 1200, इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 960 किलोवाट आवर आ जाएगा। तो 960 यानी ये हमारा करेक्ट आंसर है बी। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको कहीं लोड फैक्टर पूछ लिया जाता है, लोड फैक्टर क्या कहलाता है,
तो लोड फैक्टर की डेफिनेशन भी यहाँ पे दी है। अगर आपसे पूछा जाता है कि एवरेज एनर्जी कंज्यूम निकालो तो भी निकाल सकते हो, मैक्सिमम एनर्जी कंज्यूम्ड वो भी मैंने आपको निकाल के बताई। तो इस तरीके से आपके कई क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिजर्व कैपेसिटी इफ द मैक्सिमम डिमांड ऑफ जनरेशन ऑफ पावर इज 50 मेगावाट। किसी भी पावर प्लांट की रिजर्व कैपेसिटी कितनी होगी अगर उसकी मैक्सिमम डिमांड जनरेशन के अकॉर्डिंग 50 मेगावाट। द लोड फैक्टर ऑफ द प्लांट इज 60%। प्लांट का जो लोड फैक्टर है वो 60% है एंड द प्लांट कैपेसिटी फैक्टर इज 50% और प्लांट कैपेसिटी फैक्टर 50% है। तो हमें रिजर्व कैपेसिटी निकालनी। तो यहाँ पे देखिए लोड फैक्टर का फॉर्मूला अभी अपन ने पिछले क्वेश्चन में देखा था, एवरेज डिमांड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड। ठीक है, इससे आप एवरेज डिमांड निकाल सकते हो कि एवरेज डिमांड कितनी रहती है। तो एवरेज डिमांड इक्वल टू लोड फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम डिमांड। तो लोड फैक्टर दिया है, लोड फैक्टर 60% दिया है यानी 0.6 और मैक्सिमम डिमांड दी है, मैक्सिमम डिमांड ऑफ जनरेशन ऑफ पावर 50 मेगावाट। तो ये 50 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 30 मेगावाट आ गया। ये देखिए 30 मेगावाट एवरेज डिमांड आ गया। अब प्लांट कैपेसिटी फैक्टर का फॉर्मूला होता है एवरेज डिमांड डिवाइडेड बाय प्लांट कैपेसिटी। ठीक है, तो इससे हम प्लांट की कैपेसिटी निकाल सकते हैं। ये एवरेज डिमांड है और ये प्लांट कैपेसिटी हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो प्लांट कैपेसिटी इक्वल टू क्या आ जाएगा, एवरेज डिमांड डिवाइडेड बाय प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, लोड फैक्टर का इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर का इंपॉर्टेंट है। तो प्लांट कैपेसिटी इक्वल टू एवरेज डिमांड डिवाइडेड बाय प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। एवरेज डिमांड हमने निकाल ली 30 मेगावाट, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर दिया हुआ है यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में 50% यानी 0.5। इनको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें 60 मेगावाट मिल जाएगी प्लांट की कैपेसिटी। यानी प्लांट की कैपेसिटी कितनी पावर जनरेट करने की है, 60 मेगावाट और मैक्सिमम डिमांड हमारे पास कितनी है, 50 मेगावाट। तो हम रिजर्व कैपेसिटी निकाल सकते हैं, प्लांट कैपेसिटी माइनस मैक्सिमम डिमांड से हमारी रिवर्स कैपेसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो प्लांट की कैपेसिटी 60 मेगावाट की है, मैक्सिमम डिमांड कितनी है, 50 मेगावाट की है। तो दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास रिजर्व कितना होना चाहिए, 10 मेगावाट का रिजर्व होना चाहिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिएगा, बी इसका करेक्ट आंसर है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि कोई भी क्वेश्चन जो क्वेश्चन पेपर में आता है सबसे पहले उसको केयरफुली रीड करिए, बहुत इत्मीनान से उसको अच्छे से पढ़ो। जब आप पढ़ोगे तभी उससे सारे डेटा निकल के आएंगे। ठीक है, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में अगर कोई न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है, वो कैसे फाइंड आउट होगा, वो सारी चीजें अपने माइंड में आप क्लियर करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नेगेटिव सीक्वेंस रिले इज कॉमनली यूज टू प्रोटेक्ट। नेगेटिव सीक्वेंस रिले का यूज किस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है? तो नेगेटिव सीक्वेंस रिले का यूज बेसिकली यूज किया जाता है ऑल्टरनेटर को प्रोटेक्ट करने के लिए। ए इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखिए ए करेक्ट आंसर है इसका। ऑल्टरनेटर को कंट्रोल करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए हम नेगेटिव सीक्वेंस रिले का यूज करते हैं। अब यहाँ पे नेगेटिव सीक्वेंस रिले के बारे में दिया है। जो नेगेटिव सीक्वेंस करंट होता है वो बहुत डेंजरस होता है मशीन में। ठीक है, उसके कारण हमारा जो मशीन है उसमें फॉल्ट हो सकता है, तो उसको फॉल्ट से बचाने के लिए हम नेगेटिव सीक्वेंस रिले का यूज करते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव सीक्वेंस करंट से प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी मशीन को हम नेगेटिव सीक्वेंस रिले का यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने एक टेबल के थ्रू बताया है डिफरेंट टाइप के रिलेज और उनकी एप्लीकेशंस। जैसे कि बॉश रिले किसके लिए यूज किया जाता है, ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन के लिए। डायरेक्शनल ओवर करंट रिले यूज किया जाता है रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूटर को
प्रोटेक्ट करने के लिए। अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन भी आया था, डायरेक्शनल ओवर करंट रिले इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। बॉश रिले इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट ट्रांसफॉर्मर्स। नेगेटिव सीक्वेंस रिले इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट जनरेटर और ऑल्टरनेटर। ठीक है। इनवर्स डायरेक्शनल ओवर करंट रिले इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन लाइन। मोह रिले इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट लॉन्ग ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन। तो लॉन्ग ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के लिए हम मोह रिले का यूज करते हैं, कैरियर करंट और फेज कंपैरिजन रिलेज का यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें आप बहुत अच्छे से याद कर लेना। इस टाइप के जितने भी टेबल मैं बता रही हूं, जो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पावर लॉस इन अ सेमीकंडक्टर ब्रेकर विथ रिस्पेक्ट टू मैकेनिकल ब्रेकर इज। जो पावर लॉस होता है सेमीकंडक्टर ब्रेकर में, वो मैकेनिकल ब्रेकर से कम होता है, ज्यादा होता है, जीरो होता है, क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं कि सेमीकंडक्टर ब्रेकर क्या होते हैं। सेमीकंडक्टर ब्रेकर की कैटेगरी में आपके पीएन जंक्शन आते हैं। ठीक है। और जो मैकेनिकल ब्रेकर होते हैं उसमें कुछ मैकेनिकल सर्किट लगे होते हैं, आर्क वगैरह होते हैं। ठीक है। तो सेमीकंडक्टर ब्रेकर में जो पावर लॉस होता है वो रिलेटिवली हाई होता है विथ रिस्पेक्ट टू मैकेनिकल ब्रेकर। बी इसका करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे पूरा इसका कंपैरिजन दिया है मैकेनिकल एंड सेमीकंडक्टर ब्रेकर का, उनके फीचर्स के अकॉर्डिंग। देखिए, स्विचिंग मैकेनिज्म क्या होता है मैकेनिकल ब्रेकर का, मेटेलिक कॉन्टेक्ट होते हैं और आर्क होते हैं। सेमीकंडक्टर ब्रेकर में पीएन जंक्शन लगा होता है। कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस मैकेनिकल ब्रेकर में माइक्रो ओम से लेकर मिली ओम तक का होता है। सेमीकंडक्टर ब्रेकर में फ्यू मिली ओम का होता है कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस। वोल्टेज ड्रॉप एट नॉर्मल करंट, वोल्टेज ड्रॉप मैकेनिकल ब्रेकर में लेस देन 10 मिली वोल्ट होता है, इसमें 1 to 2 वोल्ट होता है, बहुत ज्यादा होता है सेमीकंडक्टर ब्रेकर में। गैल्वेनिक आइसोलेशन मैकेनिकल ब्रेकर में होता है, इसमें नहीं होता। आइसोलेशन कैपेबिलिटी बहुत हाई होती है मैकेनिकल ब्रेकर में और कम होती है या लिमिटेड होती है हमारे सेमीकंडक्टर ब्रेकर में। डिले और रिस्पॉन्स टाइम हमारे मैकेनिकल ब्रेकर में फ्यू मिली सेकेंड से लेकर 20 मिली सेकेंड्स तक का होता है, जबकि सेमीकंडक्टर ब्रेकर में फ्यू माइक्रो सेकेंड्स का होता है। नेक्स्ट है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी लिमिटेड बाय कॉन्टेक्ट इरोजन। ठीक है। और थ्योरेटिकली अनलिमिटेड। पीएन जंक्शन में हम कह सकते हैं ड्यूरेबिलिटी थ्योरेटिकली अनलिमिटेड होती है। नेक्स्ट है साइज एंड वॉल्यूम। तो मैकेनिकल ब्रेकर का साइज कॉम्पैक्ट और स्मॉल होता है। पीएन जंक्शन ब्रेकर यानी सेमीकंडक्टर ब्रेकर का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, क्योंकि उसमें हम कूलिंग यूनिट जो है वो माउंट करते हैं। नेक्स्ट है मेंटेनेंस। मैकेनिकल ब्रेकर में मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, सेमीकंडक्टर ब्रेकर में कोई मेंटेनेंस जरूरत नहीं होती। कॉस्ट, तो मैकेनिकल ब्रेकर की कॉस्ट कम होती है और सेमीकंडक्टर ब्रेकर की कॉस्ट हाई होती है। तो ये कुछ फीचर्स हैं मैकेनिकल और सेमीकंडक्टर ब्रेकर के, जो आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस इनसे बन सकते हैं और पूछे जा सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ वोल्टेज फॉर शॉर्ट सर्किट ट्रांसमिशन लाइन इज। ये ट्रांसमिशन लाइन से क्वेश्चन है। शॉर्ट सर्किट ट्रांसमिशन लाइन का कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ वोल्टेज कितना होता है? तो जैसा कि अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि मान लीजिए अगर हमारे पास कोई ट्रांसमिशन लाइन है, ये हमारे पास एक ट्रांसमिशन लाइन है, यहाँ पे ये लगा है लोड। अब यहाँ पे हमारे पास 3 फैक्टर होंगे, एक V इस डायरेक्शन में, दूसरा यहाँ पे होगा V डैश इस डायरेक्शन में, और दूसरा होगा हमारा V डबल डैश। ठीक है, ये 3 फैक्टर होंगे हमारे पास, जहां पे V क्या है? V है हमारा इंसिडेंट वोल्टेज।
ये हमारा कहलाता है इंसिडेंट वोल्टेज। यहाँ पे लिखने में थोड़ा दिक्कत होती है, इसीलिए जब मैं लिखती हूँ तो बहुत स्पीड भी कम हो जाती है, तो मैं बताती जा रही हूँ, आप लिखते जाना। V डैश इक्वल टू होता है रिफ्लेक्टेड वोल्टेज और V डबल डैश होता है हमारा रिफ्रैक्टेड वोल्टेज या ट्रांसमिटेड वोल्टेज, या ट्रांसमिटेड वोल्टेज भी इसको कहते हैं। तो तीन हो गए हमारे पास, V इंसिडेंट वोल्टेज, V डैश रिफ्लेक्टेड वोल्टेज और V डबल डैश ट्रांसमिटेड वोल्टेज या जिसे हम रिफ्रैक्टेड वोल्टेज भी कहते हैं। ठीक है, अब जैसा कि आप जानते हो कि जो हमारी शॉर्ट सर्किटेड ट्रांसमिशन लाइन होती है उसके लिए ZL की वैल्यू 0 होती है। ZL क्या है? लोड इम्पीडेंस है। जबकि ओपन सर्किट ट्रांसमिशन लाइन के लिए, ये शॉर्ट सर्किट के केस के लिए, ठीक है, जबकि जो ओपन सर्किट ट्रांसमिशन लाइन होती है उसके लिए ZL की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। ये होती है ओपन सर्किट के लिए। तो यहाँ पे पूछा गया है शॉर्ट सर्किट, तो हम शॉर्ट सर्किट की बात करेंगे, ZL इक्वल्स टू 0 होगा। ZL हमारा लोड इम्पीडेंस है। अब हमसे पूछा गया है कि हमें फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ वोल्टेज। तो कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन हम V रिफ्लेक्शन से फाइंड करते हैं। उसका फॉर्मूला होता है आपका दैट इज इक्वल टू V डैश अपॉन V। ठीक है, यानी रिफ्लेक्टेड वोल्टेज डिवाइडेड बाय इंसिडेंट वोल्टेज। ठीक है, और इसको अगर हम इम्पीडेंस के टर्म्स में लिखें तो ये आ जाएगा ZL माइनस ZS अपॉन ZL प्लस ZS, और ZS हमारा सर्ग इम्पीडेंस है। तो जैसा कि हमें मालूम है कि शॉर्ट सर्किटेड ट्रांसमिशन लाइन के केस में ZL की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो जब ZL की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये आ जाएगा माइनस ZS अपॉन ZS, ये कैंसिल हो जाएंगे और हमें मिलेगा -1। ठीक है, तो ये हमारा निकल आया कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन -1। तो A इसका करेक्ट आंसर है। यहां पे देखिए A इसका करेक्ट आंसर है। अब अगर आपसे कोई पूछता है, थोड़ी आगे पीछे की चीजें भी मैं बता देती हूं, कि मान लीजिए अगर आपसे कोई पूछता है कि V रिफ्रैक्शन निकालिए, कोफिशिएंट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ वोल्टेज, ये तो अभी अपन ने रिफ्लेक्शन के लिए निकाला। अब अगर आपको रिफ्रैक्शन के लिए निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? तो V रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है 2ZL डिवाइडेड बाय ZL प्लस ZS। तो ये सारे फॉर्मूले आप याद कर लेना। ये V रिफ्रैक्शन का हो गया, ये V रिफ्लेक्शन का हो गया, ये ओपन और शॉर्ट सर्किट के लिए ZL की वैल्यू हो गई। अब अगर आपसे कोई I रिफ्लेक्शन या I रिफ्रैक्शन पूछेगा तो आप कैसे निकालोगे? तो I रिफ्लेक्शन निकालेंगे हम, रिफ्लेक्शन करेंट। ठीक है, I रिफ्लेक्शन हम निकाल सकते हैं, उसका फॉर्मूला होता है ZS माइनस ZL डिवाइडेड बाय ZS प्लस ZL। तो ये हमारे I रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला है। ठीक है, जहां पे ZL आपको मालूम है लोड इम्पीडेंस और ZS आपको मालूम है सर्ग इम्पीडेंस। अगर आपसे कोई पूछता है कि I रिफ्रैक्शन निकालना है, अभी रिफ्लेक्शन की बात की थी, अब रिफ्रैक्शन की कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर I रिफ्रैक्शन निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? तो I रिफ्रैक्शन होता है 2ZS अपॉन ZL प्लस ZS। तो इस तरीके से हम, ये 4-5 फॉर्मूले हैं जो आपको बिल्कुल याद करने हैं। ठीक है, ये सारी वैल्यूज हैं, ये फॉर्मूले हैं और इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द टाइम ऑफ ऑपरेशन ऑफ ए रिले फॉर यूनिटी TMS is 10 सेकेंड। द टाइम ऑफ ऑपरेशन फॉर 0.5 TMS will be। जो टाइम ऑफ ऑपरेशन है किसी रिले का यूनिटी TMS के लिए 10 सेकेंड है, तो 0.5 TMS के लिए कितना होगा? अब ये TMS क्या है? तो टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर। TMS का मतलब होता है टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर। तो यहाँ पे देखिए यूनिटी TMS के लिए 10 सेकेंड है, 0.5 TMS के लिए कितना होगा? जस्ट हाफ कर दो, 1 TMS के लिए 10 सेकेंड, 0.5 के लिए 5 सेकेंड।
तो यहाँ पे देखिए बी इसका करेक्ट आंसर है। लॉजिकली अगर सोचे तो हमने टीएमएस को हाफ कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए टाइम ऑफ ऑपरेशन फाइंड करने के लिए यूनिटी टीएमएस मल्टीप्लाई बाय टीएमएस, 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.5, तो 5 सेकेंड्स आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेकिंग करेंट ऑफ ए सर्किट ब्रेकर इज स्पेसिफाई इन टर्म ऑफ। मेकिंग करेंट सर्किट ब्रेकर में हम किस टर्म में स्पेसिफाई करते हैं? तो मेकिंग करेंट हमारा पीक वैल्यू करेंट कहलाता है। ठीक है, अब मेकिंग करेंट क्या होता है वो यहाँ पे दिया है। मेकिंग करेंट ऑफ ए सर्किट ब्रेकर इज द पीक वैल्यू ऑफ मैक्सिमम करेंट लूप ड्यूरिंग सब ट्रांजिएंट कंडीशन इंक्लूडिंग डीसी कंपोनेंट व्हेन ब्रेकर क्लोज्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कंडक्शन ऑफ करंट इन बोथ द डायरेक्शन इन एन एलिमेंट। अगर किसी एलिमेंट में कंडक्शन दोनों डायरेक्शन में हो रहा है, किस टाइप का एलिमेंट है? जैसे रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस विद द सेम मैग्नीट्यूड से अगर दोनों डायरेक्शन में करंट किसी एलिमेंट में फ्लो हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? तो वो एलिमेंट हमारा एक बाइलेटरल एलिमेंट होगा। तो बाइलेटरल एलिमेंट क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट जिनमें दोनों डायरेक्शन में करंट फ्लो हो सके। ठीक है, यानी जो हमारा अप्लाइड वोल्टेज है उससे हमारा करंट जो है वो इंडिपेंडेंट होगा और दोनों डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। तो उस करंट को हम क्या कहेंगे या उस एलिमेंट को हम क्या कहेंगे? बाइलेटरल एलिमेंट। यहाँ पे देखिए बाइलेटरल एलिमेंट आर सेड टू बी द एलिमेंट थ्रू विच द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोलैरिटी ऑफ सप्लाई वोल्टेज। एक ऐसा एलिमेंट जिसमें दोनों साइड से करंट फ्लो हो और वो करंट का मैग्नीट्यूड इंडिपेंडेंट हो हमारे सप्लाई वोल्टेज की पोलैरिटी से, यानी उसमें डिपेंड ना करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन एसी सर्किट पावर इज कंज्यूम्ड ओनली इन। एसी सर्किट में पावर मोस्टली कहाँ पे कंज्यूम होती है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी हमारे एसी सर्किट होते हैं उसके जो मेन एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर होते हैं, जिसमें कि जो हमारा कैपेसिटर और इंडक्टर होता है वो तो पावर को जनरेट करते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस जो है वो पावर कंज्यूम करता है। यहाँ पे देखिए एसी सर्किट में रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर लगे होते हैं। पावर कंज्यूम होती है रेजिस्टेंस में। इंडक्टर और कैपेसिटर तो पावर सोर्स की तरह वर्क करते हैं। इंडक्टर स्टोर करता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और कैपेसिटर स्टोर करता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो पावर कौन कंज्यूम करता है? रेजिस्टेंस। डी इसका करेक्ट आंसर है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कई बार पूछे गए हैं आपके महाट्रांस को या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो ये क्विक रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल हैं आपके। और यहाँ पे जो मैंने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी है वो भी आप जरूर पढ़िएगा, क्योंकि कई बार सेम ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे उससे रिलेटेड कुछ अदर चीजें पूछी जाएंगी। ठीक है, तो आप लोग मुझे मैसेज करके बताइएगा या कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा और किस टॉपिक पे आप एमसीक्यू क्वेश्चन देखना चाहते हो। तो उस टॉपिक पे मैं आपके लिए बहुत जल्दी और एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आऊंगी। स्टे कंटिन्यू, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर वीडियो शेयर करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। बाय बाय। Mama, good night. We cannot. Bye bye.